हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल 7 या सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मेसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फिर से ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट हमें उनको प्रिपेयर करके देना है। फिर से एज अ क्वेश्चन हमारे पास ट्रायल बैलेंस है और इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। हमारा पहला काम होगा फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट। तो ये हमारा एज यूजुअल 2 पेजेस का फॉर्मेट है। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, हम अब एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करेंगे। तो एज यूजुअल एडजस्टमेंट 1 उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ₹57,000, तो नो नीड ऑफ टिक मार्क फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द ट्रायल बैलेंस, सिंपल। तो एडजस्टमेंट 1 के लिए टिक मार्क नहीं करना है। चलो एडजस्टमेंट 2 पर डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 5%। मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों को डेप्रिसिएट करना है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। फिर एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से घबराओ मत। अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड। तो दिस एडजस्टमेंट डिनोट्स प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। तो अनएक्सपायर्ड को आप पेंसिल से कट करके वहां पर प्रीपेड ऐसा लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अनएक्सपायर्ड के सर के ऊपर आप लिखो अनएक्सपायर्ड का मतलब इज प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज नथिंग बट प्रीपेड इंश्योरेंस। तो व्हाट इज प्रीपेड? इंश्योरेंस इज प्रीपेड, तो पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। तो थर्ड एडजस्टमेंट के लिए मैंने इंश्योरेंस पर टिक मार्क किया, सिंपल। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है ₹800 आर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। तो एडजस्टमेंट 4 के 4 हिस्से है। एक है कि आपको ₹800 एज अ बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है, दूसरा आपको आरडीडी क्रिएट करना है 5%, तीसरा आपको डेटर्स पर डिस्काउंट देना है 2% और चौथा है कि आपको क्रेडिटर्स पर 3% डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो जो पहले 3 हिस्से हैं दैट इज बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट आर ऑन डेटर्स। तो पहले 3 हिस्सों के लिए मैं डेटर्स पर 3 टिक मार्क दूंगा। तो मैं सन्ड्री डेटर्स पर 3 टिक मार्क दे रहा हूं फॉर बैड डेब्ट्स, आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी क्वेश्चन में है तो मुझे ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ेगा इज देयर एनी ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो आंसर इज यस, देयर इज ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो मैं ओल्ड बैड डेब्ट्स पर हैशटैग दे रहा हूं। अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा इज देयर एनी ओल्ड आरडीडी। तो क्रेडिट साइड में देखो देयर इज आरडीडी गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब देयर इज ओल्ड आरडीडी, तो मैं उस पर हैशटैग दे रहा हूं। तो एडजस्टमेंट 4 के जो पहले 3 हिस्से हैं दैट इज बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट के लिए मैंने डेटर्स पर 3 टिक मार्क दिए, ओल्ड बैड डेब्ट्स पे हैशटैग एंड ओल्ड आरडीडी पे हैशटैग दिया। अब इसी एडजस्टमेंट का चौथा हिस्सा है जिसमें वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट प्रोवाइड करो, तो उसके लिए मैं क्रेडिटर्स पर एक टिक मार्क दे रहा हूं, राइट। तो एडजस्टमेंट 4 के लिए मैंने डेटर्स पर 3 टिक मार्क दिए, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया, आरडीडी पे हैशटैग दिया एंड क्रेडिटर्स पर टिक मार्क दिया। तो एडजस्टमेंट 4 के लिए टिक मार्क होगा। एडजस्टमेंट 4 के बाद एडजस्टमेंट 5 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड ऑफिस रेंट। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो सिंपली वेजेस पे एक टिक मार्क दे दो, ऑफिस रेंट पे एक टिक मार्क दे दो। तो वेजेस पर एक टिक मार्क दे दिया, ऑफिस रेंट पे एक टिक मार्क दे दिया, सिंपल एडजस्टमेंट 5। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6 गुड्स विड्रॉन वर्थ ₹2,000 बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमने इससे पहले भी सॉल्व की हुई एडजस्टमेंट है कि ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स निकाले, तो इट इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स। इसके लिए हमें कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं। तो एडजस्टमेंट 6 के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, उसे हम डायरेक्टली डबल इफेक्ट देके सॉल्व करेंगे। तो ये हुए हमारे एडजस्टमेंट एंड उसके हिसाब से हमने बहुत सारे टिक मार्क मार्किंग कर लिया ट्रायल बैलेंस पर। अब इसी ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग विद मशीनरी इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो इनर कॉलम 1 लाख। मशीनरी के बाद सन्ड्री डेटर इज अगेन माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो सन्ड्री डेटर्स 1,20,800 इनर कॉलम 3 टिक मार्क है, तो मैंने उसके नीचे 5 लाइंस ब्लैंक छोड़ी। डेटर्स के बाद फर्नीचर इज अगेन माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो फर्नीचर 36,000, लीव 1 लाइन पुट एरो। फर्नीचर के बाद स्टॉक ऑन 1 अप्रैल इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक, उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस अगेन कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस इनर कॉलम में 1800। वेजेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600। अगेन दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दे आर नॉट सेइंग यू फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी, या उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं उसे जनरल खर्चा मान के P&L के डेबिट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए बन गया इनडायरेक्ट खर्चा, इसलिए P&L के डेबिट में। नॉर्मल खर्चा है, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद इंश्योरेंस उठाओ, P&L के डेबिट में लिखो टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम 5000। इंश्योरेंस के बाद अगला आइटम है फैक्ट्री रेंट, तो इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं। फैक्ट्री प्रोडक्शन परचेस से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, तो वेरी क्लियरली कहा है ये रेंट है, बट किसका है? फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री का किराया ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा टू फैक्ट्री रेंट 4600। फैक्ट्री रेंट के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉर्मल खर्चा है, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3600। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद एडवर्टाइजमेंट एज यूजुअल रेगुलर खर्चा है, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू एडवर्टाइजमेंट 2500। एडवर्टाइजमेंट के बाद ऑफिस रेंट उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू ऑफिस रेंट 3000 इनर कॉलम में। ऑफिस रेंट के बाद अगला आइटम है परचेसेस, तो जैसे ही हमें परचेसेस दिखे हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चेक करना है, इज देयर एनी परचेस रिटर्न, तो अगर आप क्रेडिट में देखोगे तो देयर इज अ परचेस रिटर्न ऑफ 4800, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, परचेसेस से परचेस रिटर्न सबट्रैक्ट करके ट्रेडिंग की डेबिट में लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू परचेसेस 49300 एंड इमीडिएटली उसके नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस परचेस रिटर्न 4800, सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 44500। सो परचेस माइनस परचेस रिटर्न इज 44500, ये हो गया हमारा परचेस एंड परचेस रिटर्न का पोस्टिंग। परचेसेस के बाद अगला आइटम दिया है सेल्स रिटर्न, नथिंग बट हम उसे सेल्स से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 2800 की सेल्स रिटर्न सेल्स से सबट्रैक्ट होगा। सेल्स रिटर्न के बाद बैड डेब्ट्स जिस पर हैशटैग है तो उसे पेंडिंग रखो, बाद में पोस्ट करते हैं। एंड डेबिट में लास्ट आइटम इज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल से सबट्रैक्ट करते हैं, तो मैं लायबिलिटी में आ रहा हूँ, फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ कैपिटल एंड उसके नीचे लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 12000, तो कैपिटल माइनस ड्राइंग, तो ड्राइंग्स हो गया, यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कंप्लीट होगी। अब चलो ऑन द क्रेडिट साइड, पहला आइटम दिया है डिस्काउंट, क्रेडिट में है यानी कि डिस्काउंट मेरे लिए गेन है, इनकम है तो मैं उठा के P&L के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डिस्काउंट 2000। डिस्काउंट के बाद है सेल्स, सिंपल उठाओ ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स 77500 माइनस सेल्स रिटर्न 2800, तो नेट सेल्स आउटर कॉलम में आ रहा है 74700, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा। नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं, परचेस से सबट्रैक्ट कर चुके हैं, तो अभी फिर से पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, नथिंग बट माय लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर या सिंपली क्रेडिटर्स 52000, इनर कॉलम टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखो, तो क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स के बाद 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में कहा है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। क्या कह रहे हैं कि बैंक से आपने कर्जा लिया, बट कब लिया? 1 अक्टूबर 2018 को लिया, तो अगर आप बैंक से कर्जा लेते हो तो इट इज नथिंग बट माय लायबिलिटी, लेकिन बैंक से आपने जब लोन लिया है उसकी डेट दी है कि आपने अक्टूबर महीने में लिया है, तो इसका मतलब वहां पर आपको एक इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा कि आपने लोन लिया कब लिया, अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर से लेके आज के दिन क्या है बैलेंस शीट की 31 मार्च 19, तो ये जितना भी पीरियड है इस पीरियड का हमें उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं लोन को पोस्ट कर रहा हूं कि लोन बिंग माय लायबिलिटी, मैं 10% बैंक लोन को उठा रहा हूं, लायबिलिटी में लिख रहा हूं 10% बैंक लोन, इनर कॉलम में 76000। अब इस पर बिंग इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, मुझे इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करके फिर इसकी टोटल बाहर निकालनी है, तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट यहां पर क्या बनी, ऐसे पहले हम ऑलरेडी 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं कि अगर आपको क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में 10% बैंक लोन या सिंपल बैंक लोन या 10% लोन या 8% लोन अगर दिया है, तो इसका मतलब है कि इस लोन पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। कब से कब तक? जिस दिन आपने लोन लिया है 1 अक्टूबर 18, तब से लेके बैलेंस शीट की डेट क्या है 31 मार्च 19, ये जितना भी पीरियड है उतने पीरियड का आपको उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या बनी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनी कि इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19, कि हमने 1 अक्टूबर 2018 को लोन लिया, तब से लेके आज 31 मार्च 2019 है, इतने पीरियड का मुझे इस लोन पर इंटरेस्ट देना बाकी है। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो अब काउंट करो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स बने, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च इज नथिंग बट 6 मंथ्स, 6 महीने बने, तो हमें इस लोन पर 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। सो द क्वेश्चन इज
अमाउंट में कितना देना बाकी है, तो वी नीड टू कैलकुलेट कि 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक क्या है कि हमने टोटल 76,000 का लोन लिया हुआ है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। 10% बैंक लोन का मतलब है कि इस बैंक लोन पर सालाना आपको 10% से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। आपने लोन लिया कितना है 76,000, तो मुझे सिंपली 76,000 पर 10% से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज 76,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स इज नथिंग बट यू विल गेट रुपीज 3,800 कि मैंने 76,000 का कर्जा लिया है, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट बनता है 3,800 कि जो बैंक लोन है इस पर 3,800 रुपया इंटरेस्ट देना बाकी है। तो मैं बैंक लोन में ऐड कर रहा हूँ प्लस इंटरेस्ट ड्यू रुपीज 3,800। सो माई टोटल बैंक लोन आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट इज 79,800। अब ये इसका एक इफेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट है, इसका हमें डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। एक मैंने बैंक लोन में ऐड किया, अब इसका सेकंड इफेक्ट सोचो कि लोन पर इंटरेस्ट आपको देना है तो आपका कर्जा बढ़ेगा, या लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो ये आपके लिए बनेगा खर्चा, एक्सपेंडिचर है, या सिंपल आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी यानी कि कर्जा इंक्रीज हुआ, देना था पैसा वो इंक्रीज हुआ तो इट इज योर लॉस। लायबिलिटी इंक्रीज मतलब लॉस, कर्जा बढ़ गया मेरे लिए नुकसान है। तो नुकसान को हम रिकॉर्ड करते P&L के डेबिट में, तो जो इंटरेस्ट मुझे लोन पर देना है उसका सेकंड इफेक्ट में दूंगा P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन 3,800, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड का 10% लोन पोस्ट करिए, ट्रायल बैलेंस का आइटम है, उसे पोस्ट करते वक्त हमें यह समझ में आया कि वहां पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनती है जो कि है कि हमें बैंक लोन पर 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। तो हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसे बैंक लोन में ऐड किया एंड देन उसका सेकंड इफेक्ट दिया। जो 3,800 मैंने उसका सेकंड इफेक्ट दिया, उसका डबल इफेक्ट दिया। जो 76,000 उसे एक ही बार रिकॉर्ड किया कि वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, बट 3,800 बिंग इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट मैंने 3,800 का डबल इफेक्ट दिया। तो यहां पर हमारा 10% बैंक लोन का पोस्टिंग हुआ एंड उसकी जो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट थी या हिडन एडजस्टमेंट थी उसका डबल इफेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस जो कि है RDD रुपीज 1,600, लेकिन उस पर हैशटैग है, मतलब उसका पोस्टिंग पेंडिंग रखो, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करो। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, सिंपल इसमें लायबिलिटी उठाओ, लायबिलिटी में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 53,300 एंड लास्ट आइटम इज कैपिटल, नथिंग बट लायबिलिटी का पहला आइटम कैपिटल 1 लाख माइनस ड्राइंग्स 12,000, नीचे मेरा कैपिटल बचा 88,000। ड्राइंग्स ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके थे फ्रॉम द डेबिट साइड आइटम्स, राइट। तो कैपिटल में से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट किया, मेरा नेट कैपिटल नीचे बचा 88,000। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का आखिरी आइटम था। अब हम चलते हैं ऑन द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट एज यूजुअल इज क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 57,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होगा ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। तो पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक 57,000 उठा रहा हूँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 57,000 एंड दूसरा मैं एसेट्स में लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 57,000। सिंपल क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 5%। मशीनरी को भी 5% से डेप्रिसिएट करो, फर्नीचर को भी 5% से डेप्रिसिएट करो, नथिंग डिफिकल्ट। तो पहले मैं मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूं, हमारे पास मशीनरी है 1 लाख, तो सिंपली 1 लाख इंटू 5% इज नथिंग बट 5,000। तो मशीनरी से मैं डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 5,000, तो 1 लाख माइनस 5,000, नेट मेरा मशीनरी बाहर बचा 95,000। तो ये मैंने मशीनरी को डेप्रिसिएट कर दिया। अब उसी प्रकार मुझे फर्नीचर पर भी 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मेरे पास 36,000 का फर्नीचर है, तो 36,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 1,800। तो फर्नीचर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करो 1,800, तो नेट फर्नीचर बाहर बचा 34,200। सिंपल, मैंने मशीनरी से एंड फर्नीचर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना है। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमेशा कहाँ आता है, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूँ P&L के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके मशीनरी 5,000, फर्नीचर 1,800, दोनों मिला के 6,800 आउटर कॉलम। तो मैंने मशीनरी एंड फर्नीचर के डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दिया। इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट 2 कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एडजस्टमेंट 3 जिसमें उन्होंने कहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रुपीज 1,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज नथिंग बट प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड हम हमेशा क्या करते हैं, खर्चे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो पहला इफेक्ट में क्या करूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को उठाऊंगा एंड इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस प्रीपेड 1,000। सो इंश्योरेंस की फाइनल अमाउंट बाहर बचेगी 4,000 कि 5,000 आपने इंश्योरेंस के लिए पे किया था जिसमें से 1,000 रुपीज इज प्रीपेड। तो नेट इंश्योरेंस इस साल का बनता है केवल 4,000।
अब प्रीपेड का मुझे देना पड़ेगा सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड। प्रीपेड यानी कि आपने एडवांस में पैसे दिए, तो एडवांस पेड या एनी मनी गिवन एज एडवांस और प्रीपेड इज नथिंग बट आर एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट उठा के एसेट्स में लिखूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। बहुत बार की हुई एडजस्टमेंट है कि प्रीपेड हमेशा खर्चे में से सब्ट्रैक्ट करो एंड एसेट्स में रिकॉर्ड करो। प्रीपेड इंश्योरेंस का डबल इफेक्ट हो गया। हमारा एडजस्टमेंट 3 कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है कि बैड डेब्ट्स के लिए 800 रुपये प्रोवाइड करो, आरडीडी 5% प्रोवाइड करो, डिस्काउंट ऑन डेट 2% प्रोवाइड करो एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 3% प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 4 के 4 हिस्से हैं, इन्हीं चारों को हमें सॉल्व करना है। लेकिन जो पहले 3 हिस्से हैं दैट इज बैड डेब्ट्स, आरडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तीनों डेटर्स की एडजस्टमेंट है एंड जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है वो क्रेडिटर की एडजस्टमेंट है। अब इसमें से भी बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी हमारी जोड़ी है हमेशा कि न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। तो पहले मैं क्या करूंगा, बैड डेब्ट्स आरडीडी को सॉल्व करूंगा, उसका डबल इफेक्ट दूंगा विद द हैशटैग आइटम एंड फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल बैड डेब्ट्स को उठाऊंगा, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स ₹800। सो अब मेरे नेट डेटर्स नीचे बचे 1,20,000। ये सिंपल है कि 800 रुपए बैड डेब्ट्स के थे, तो बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेब्ट्स है वो हमेशा पहला इफेक्ट हम क्या करते हैं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे डेटर्स बचे कितने, 1,20,000। अब इन 1,20,000 पर मुझे क्या करना है, 5% आरडीडी क्रिएट करना है। तो 1,20,000 का 5% कितना बनता है, तो 1,20,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 6,000। तो मैं डेटर्स के नीचे माइनस कर रहा हूं आरडीडी 6,000 की 1,20,000 के डेटर्स बचे थे, उसमें से 5% और डूब सकते हैं। तो अब मेरे नेट डेटर्स नीचे बचे 1,14,000 कि 1,20,000 के डेटर्स बचे थे आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स। तो उस 1,20,000 के डेटर्स पर 5% आरडीडी बनी 6,000 जो मैंने डेटर्स से सब्ट्रैक्ट की। अब मुझे इस न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। बट सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे हैशटैग आइटम कंसीडर करने हैं, जो कि हमारे पास हैशटैग आइटम्स अवेलेबल है एज बैड डेब्ट्स यानी कि ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी यानी कि ओल्ड आरडीडी। तो मुझे ये न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी को सॉल्व करने के लिए ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये हमने बहुत बार पहले सॉल्व किया हुआ है कि यहाँ पर देखो चारों आइटम्स आ गए, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, ओल्ड बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स है, ओल्ड आरडीडी है, न्यू आरडीडी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड आरडीडी को एक साइड रखते हैं, बाकी के 3 आइटम एक साइड रखते हैं। तो ओल्ड आरडीडी को एक साइड रखो, कितना है 1600, तो ओल्ड आरडीडी इज 1600 ऑन वन साइड। बाकी के 3 आइटम्स को ऐड करो कि मेरे पास ओल्ड बैड डेब्ट्स इज 1200 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स इज 800 प्लस न्यू आरडीडी इज 6000। तो अगर आप ऐड करोगे तो इनकी टोटल आ रही है 8000। ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी अगर एक साइड लेके जाओगे तो उनकी टोटल आ रही है 8000 एंड ऑन द अदर हैंड हमने ओल्ड आरडीडी को एक साइड रखा था, उसकी टोटल है 1600। तो बस मुझे इतना ही चेक करना है कि ओल्ड आरडीडी ज्यादा है या कम है। अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा है तो हम सेकंड इफेक्ट देंगे पीएनडल के क्रेडिट में, अगर ओल्ड आरडीडी छोटा है तो हम सेकंड इफेक्ट देंगे पीएनडल के डेबिट में। तो कंपेयर टू द अदर 3 आइटम्स दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी की टोटल 8000 है, ज्यादा है, बड़ी है एंड ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड। तो मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी ऑन द पीएनडल अकाउंट डेबिट। ओल्ड आरडीडी कंपेयर टू अदर 3 आइटम इज ऑन द लोअर साइड, तो हमें पोस्टिंग करना है पीएनडल के डेबिट में। तो सिंपल मैं सेकंड इफेक्ट ऑफ न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का दूंगा ऑन पीएनडल के डेबिट में, लेकिन सेकंड इफेक्ट देते वक्त मैं ये हैशटैग वाले आइटम्स उसमें एडजस्ट करूंगा। तो मैं आ रहा हूँ पीएनडल के डेबिट में, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ टू ओल्ड बैड डेब्ट्स 1200, उसमें न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड कर रहा हूँ, उन तीनों की टोटल आ रही है 8000 कि ओल्ड बैड डेब्ट्स 1200 प्लस न्यू आरडीडी 6000 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 800, तीनों की मिला के टोटल आ रही है 8000, राइट। ये तीनों बड़ा है। अब इनमें से मैं क्या करूंगा, ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस ओल्ड आरडीडी ₹1600, तो 8000 माइनस 1600 मेरा नेट बैड डेब्ट्स और आरडीडी मिला के टोटल बाहर आ रहा है 6400। इज दिस क्लियर? ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करके सॉल्व किया हुआ है, उसी प्रकार मैंने सॉल्व किया। तो एडजस्टमेंट 4 के मैंने 2 हिस्से सॉल्व किए कि मैंने बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी डेटर से सब्ट्रैक्ट किया एंड उनका सेकंड इफेक्ट दिया, बट सेकंड इफेक्ट देते वक्त मैंने पुराने बैड डेब्ट्स और पुराने आरडीडी उसमें एडजस्ट की। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 4 का पहले 2 पार्ट कंप्लीट हुए, अभी भी इसके 2 पार्ट
दैट इज डेटर्स पर 2% डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स पर 3% डिस्काउंट बचता है। तो पहले मैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करता हूँ 2%, तो मेरे पास देखो डेटर्स बचे हुए ₹1,14,000 आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ RDD एंड बैड डेब्ट्स। अभी भी मेरे पास 1,14,000 के डेटर्स बचे हुए हैं, तो इस 1,14,000 पर मुझे 2% और डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो नथिंग बट 1,14,000 इंटू 2% इज ₹2,280। तो मैं डेटर्स से और ₹2,280 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एज ए डिस्काउंट, जिसे मैंने कहा रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2,280। तो मेरे फाइनल डेटर्स बाहर बच रहे हैं 1,11,720। इज दिस क्लियर कि मैंने एडजस्टमेंट 4 का जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स पार्ट था वो सॉल्व किया, पहला इफेक्ट दिया। अब जो डिस्काउंट ऑन डेटर है ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? तो आंसर इट इज आर लॉस, क्योंकि डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हुई तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा P&L के डेबिट में। तो P&L के डेबिट में मैं लिख रहा हूं तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,280। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना हुआ? 2,280। जो मैंने डेटर्स से कट किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो मैंने P&L के डेबिट में लिखा कि टू डिस्काउंट ऑन डेटर या टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,280। ये सिंपल है, क्लियर है कि एडजस्टमेंट 4 का मैंने जो लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट था डेटर्स पर डिस्काउंट वो सब्ट्रैक्ट किया। अब उसी में कहा है कि क्रेडिटर्स पर 3% डिस्काउंट प्रोवाइड करो, तो मेरे पास क्रेडिटर्स है 52,000। तो 52,000 पर 3% नथिंग बट 52,000 इंटू 3% इज ₹1,560। तो मैं क्रेडिटर्स के नीचे लिख रहा हूँ माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1,560। अब मेरे नेट क्रेडिटर्स बाहर बच रहे 50,440। सिंपल कि मैंने क्रेडिटर्स से रिजर्व फॉर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो मेरे लिए गेन है, फायदा है। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी कम हुई तो मेरे लिए फायदा है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L के क्रेडिट में। तो मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ₹1,560। तो जो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट था वो हमने क्रेडिटर्स से सब्ट्रैक्ट किया। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हुई तो मेरे लिए हुआ गेन, फायदा। तो मैंने सेकंड इफेक्ट दिया P&L के क्रेडिट में। तो ये हमारा एडजस्टमेंट 4 का लास्ट हिस्सा था कि क्रेडिटर्स का डिस्काउंट का डबल इफेक्ट हुआ। तो एडजस्टमेंट 4 के हमने चारों हिस्से सॉल्व किए, थोड़े थोड़े करके पार्ट्स में सॉल्व किए। कि मैंने पहले जो एडजस्टमेंट में दी हुई बैड डेब्ट्स थे, RDD थी, उसको सॉल्व किया। उसको पहले मैंने डेटर से सब्ट्रैक्ट किया, उसका सेकंड इफेक्ट दिया विद हैशटैग वाले आइटम। फिर मैंने बचे हुए डेटर्स पर डिस्काउंट काटा, उसका सेकंड इफेक्ट दिया P&L के डेबिट में। फिर अब फाइनली मैंने क्रेडिटर्स के डिस्काउंट काटा और उसका सेकंड इफेक्ट दिया P&L के क्रेडिट में। चाहिए तो इस पार्ट को फिर से रिवाइज करो। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट हुई। चलते हैं एडजस्टमेंट 5। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 2,200, ऑफिस रेंट 1,400। सिंपल सी एडजस्टमेंट है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है और ऑफिस रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो आउटस्टैंडिंग आइटम है मैं रिस्पेक्टिव आइटम्स में ऐड करूंगा। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,200 में उठा के वेजेस में ऐड कर रहा हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग 2,200। सो टोटल वेजेस बाहर बचे 4,000। एंड जो ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है उठा के मैंने ऑफिस रेंट में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग 1,400। सो मैं टोटल ऑफिस रेंट बाहर आ रहा है 4,400। सिंपल। आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट में ऐड किया। अब इन दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट आएगा एज यूजुअल ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके वेजेस एंड ऑफिस रेंट दोनों की टोटल आउटर कॉलम में 3,600। सिंपल आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट की, वेजेस एंड ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है, सेकंड इफेक्ट चला गया लायबिलिटी। फिर आगे एडजस्टमेंट 6, गुड्स विदड्रॉन वर्थ ₹2,000 बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, नथिंग बट इट इज ड्रॉइंग्स। कि जो ओनर है, बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस से गुड्स विदड्रॉ किए। तो इसका डबल इफेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाले तो बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स जाने का हमें पहला इफेक्ट देना पड़ेगा। एंड गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले यानी कि ड्रॉइंग से, तो हमें ड्रॉइंग्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा इसका डबल इफेक्ट होगा। एक गुड्स जाने की एंट्री और दूसरा बिंग गुड्स आपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाले तो वो हुए ड्राइंग्स। तो हमें ड्राइंग्स को कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो गुड्स अगर बिजनेस से जाते हैं तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट का फॉर्मेट बनाते वक्त मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिंग क्रेडिट रिकॉर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। कि गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सेल से तो गुड्स जा ही रहे बट वो फायदे के साथ जा रहे हैं, वहां पर हमें फायदा होता है, गुड्स आप ज्यादा कीमत में बेचते हो। बट उसके अलावा भी अगर गुड्स बिजनेस से जाते हैं तो रिकॉर्ड इट ऑन द ट्रेडिंग क्रेडिट। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की एज फ्री सैंपल्स, वो भी हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से। तो गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट कंपल्सरीली ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट। कि गुड्स चले गए, जो गुड्स हमने परचेस किए थे उसी में से कुछ गुड्स हमने विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। तो मुझे पहला इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट 6 देना पड़ेगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं कि बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। ये एक इफेक्ट हुआ।
एंड आपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स निकाले तो ये बन गए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कैपिटल के नीचे लिख रहा हूँ ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स ₹2000, सो 88,000 माइनस 2000, अब मेरा कैपिटल बचा 86,000। सो दिस इज हाउ माई एडजस्टमेंट 6 का डबल इफेक्ट शुड अपीयर। वेरी सिंपल इजी। तो ये एडजस्टमेंट 6 हो गया। इसी के साथ वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। अब बस हमें एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। फिर से आप वीडियो को पॉज करके अगला पार्ट खुद से सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस शीट टैली कर सकते हो एंड उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो। अगर आपने बैलेंस शीट टैली की है तो कंपेयर करो आपका आंसर मेरे साथ कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है ऑफ 60,600, जिसे मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अगेन क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया 60,600 एज ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 60,600। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, P&L अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट 25,780 कि अगेन क्रेडिट साइड बढ़ा है P&L अकाउंट का, तो क्रेडिट माइनस डेबिट के आइटम मुझे नेट प्रॉफिट मिला 25,780। इमीडिएटली इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा, मैं कैपिटल में ऐड करूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 25,780। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद कैपिटल की वैल्यू बाहर बच रही है 1,11,780। तो यहां पर मेरा कैपिटल बाहर आ गया, नेट प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल की फाइनल अमाउंट बाहर आ गई। अब बस मुझे लास्ट पार्ट करना है कि बैलेंस शीट को टैली करना है। तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए मैंने दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ की। अब मेरी दोनों साइड की टोटल हैज टू बी इक्वल। तो अगर आप बैलेंस शीट की एसेट्स की टोटल करोगे एंड लायबिलिटीज की टोटल करोगे तो वो दोनों इक्वल आ रही है एट ₹2,98,920 ऑन द एसेट साइड, 2,98,920 ऑन द लायबिलिटी साइड। सो माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड ऑन बोथ द साइड। तो इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हुआ। फिर से चाहिए तो इस पार्ट को रिवाइज करो या स्टार्ट टू एंड पूरा इलस्ट्रेशन 7 रिवाइज करो। इसमें नया कुछ नहीं था, सिर्फ जो एडजस्टमेंट 4 थी उसमें उन्होंने मिक्सचर ऑफ एडजस्टमेंट्स दिया था कि 4 हिस्से थे एडजस्टमेंट 4 के, बाकी एवरीथिंग वाज इजी। तो इससे चाहिए तो फिर से और एक बार रिवाइज करो। अब इन नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन 8 या सॉल्व एग्जाम्पल 8, उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके उसका जितना क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके रखो, राइट। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।